Good morning, students, and welcome to biology class. We are studying lesson number 4, molecular basis of inheritance. And yesterday we had started another important topic, 4.5, protein synthesis. The process of protein synthesis includes transcription and translation. What is protein synthesis? It is a very important, or the proteins are very important biomolecules, and they serve as structural component, enzymes and hormones. And the cell need to synthesize new protein molecules, and the process of protein synthesis include transcription and translation. Now after that, we had seen or started the central dogma. Central dogma means, look at here, this type of unidirectional flow of information from DNA to RNA and RNA to protein synthesis is referred as central dogma. Dear student, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लेसन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं, लेसन नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 4.5 टॉपिक, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, और वो सर्व करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। एंड हर सेल की ये नीड है कि वो प्रोटीन को या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। और इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल 2 स्टेप्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नाउ द सेकेंड थिंग हमने देखा, सेंट्रल डॉगमा, द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रल डॉगमा क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। इट इज़ रेफर्ड एज सेंट्रल डॉगमा। आफ्टर दैट हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए और कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड उसके हमने यूनिट्स देखे, यानी जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन एंड तीसरा है टर्मिनेटर। नाउ आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। गॉट इट स्टूडेंट? आज हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्चुअल लेक्चर कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। नाउ लुक एट हियर, transcription unit and the gene. The DNA sequence coding for mRNA, tRNA or rRNA is defined as a gene. The sequence or DNA sequence coding for mRNA, tRNA or rRNA is defined as gene. डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कोड करती है इंफॉर्मेशन को एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के लिए, इसको हम बोलेंगे जीन। सिस्ट्रॉन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। और सिस्ट्रॉन मीन्स एक डीएनए का सेगमेंट जो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो। एंड अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट is said to be monocistronic.
एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जो एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन में एक look at here, a single structural gene in transcription unit is said to be monocystronic. ट्रांसक्रिप्शन का एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, एंड वेयर एज अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग सेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल जीन इन वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रेफर्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक. एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है, और एक यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके ऊपर बहुत सारे सेट हों स्ट्रक्चरल जीन के, इसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक. आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स have interrupted non-coding sequence, that is intron. Structural gene sequence have interrupted and non-coding sequence. अब वो structural gene यूकैरियोट का जो interrupted भी है और जो non-coding है, that is introns. And the coding sequence or express sequence are defined as exons. जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इंटरप्टेड है, दैट इज इंट्रॉन, और जो कोडिंग सीक्वेंस है एक्सप्रेस सीक्वेंस है, दैट इज एक्सॉन. एंड ओनली एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए इन यूकैरियोट्स. एमआरएनए में यूकैरियोट्स की प्रोसेस के लिए, यूकैरियोट्स में एमआरएनए की प्रोसेस के लिए एक्चुअल एक्सॉन्स ही अपीयर होते हैं. गॉट इट? Now the next topic is processing of hnRNA. hnRNA means हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था. Look at here, heterogeneous nuclear RNA. heterogeneous nuclear RNA आपको याद रखना है, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे. तो प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए. इन यूकैरियोट्स फॉर्म्स ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. यूकैरियोट्स में जो आरएनए के फॉर्म्स है जो डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड होंगे, दैट आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. Such transcripts undergo changes called processing or maturation and before becoming functional. ये ट्रांसक्रिप्ट कुछ चेंजेस करते हैं जिसको प्रोसेसिंग कहेंगे और मैचुरेशन, और उसके बाद वो फंक्शनल होंगे, यानी फंक्शनल होने से पहले वो मैचुरेशन या प्रोसेसिंग से गुजरेंगे. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स is non-functional and contains both exons and introns. जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों रहेंगे. ऊपर हमने डिस्कस किया है इंट्रॉन्स जो इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, एक्सॉन जो एक्चुअल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस है. ड्यूरिंग processing only introns are removed by the process called splicing. और जब भी प्रोसेसिंग होगी तो इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा. जो नॉन कोडिंग इंटरप्टेड सीक्वेंस है उसको एक्चुअल रिमूव किया जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लिसिंग. आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं स्प्लिसिंग एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. और मैंने ऊपर दो वर्ड बताए थे, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. यू हैव टू रिमेंबर इट. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग. जब भी प्रोसेसिंग होगी तो इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, ये प्रोसेस स्प्लिसिंग कहलाएगी. नाउ लुक एट हियर, पिक्चर इज देयर एंड हियर कैपिंग and
ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ mRNA टू mRNA, transcription and processing of hnRNA into mRNA। hnRNA की प्रोसेसिंग और ट्रांसक्रिप्शन जिसके थ्रू hnRNA mRNA में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर कैपिंग दी गई है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स यहाँ पर बताए गए, पॉली एडिनिलेशन बताया गया, आरएनए स्प्लिसिंग बताया गया। ऊपर जो हमने स्प्लिसिंग देखा है, स्प्लिसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा। ये इंट्रॉन्स है, ये रिमूव्ड होंगे। एंड यहाँ पर देखिए आप मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, यानी एक्चुअल में इस डीएनए से हम आगे और डिस्कस करेंगे। इस डीएनए से एचएनआरएनए एक्चुअल एक निकल कर प्रोसेसिंग करता है और वो बाद में ट्रांसफ़र होता है एमआरएनए में। गॉट इट स्टूडेंट? यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए टू एमआरएनए। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन, उसकी प्रोसेसिंग, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? इंट्रॉन्स रिमूव होने के बाद एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डेफिनेट सीक्वेंस बाय ऑर्डर और ऑर्डर बाय डीएनए लिगेज एंजाइम। जैसे हमने देखा स्प्लिसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव होंगे और इंट्रॉन्स के रिमूव के बाद एक्सॉन्स क्या होंगे, जॉइंड होंगे और इनकी एक डेफिनेट सीक्वेंस रहेगी, ऑर्डर रहेगा, और ये एक्चुअल जॉइन होंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लिगेज एंजाइम। Heterogeneous nuclear RNA और hRNA undergo the process of capping and tailing। और उसके बाद ये जो hnRNA है इसकी ये प्रोसेस करेगा कैपिंग और टेलिंग की। अब कैपिंग क्या है, व्हाट इज़ कैपिंग? इन कैपिंग द मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5' एंड ऑफ hnRNA। कैपिंग में मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पर एचआरएनए के ऐड होता रहेगा। एंड इन टेलिंग द पॉली एडिनिलेशन टेक्स प्लेस एट 3' एंड। और टेलिंग में क्या होगा, पॉली एडिनिलेशन होगा। कौन सी एंड पर, 3' एंड पर। एंड इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। यानी एचएनआरएनए का अब कैपिंग और टेलिंग के बाद ये एचएनआरएनए फुल्ली प्रोसेस्ड हो जाएगा और कन्वर्ट होगा एमआरएनए में, या इसको हम अब एमआरएनए बोलेंगे। फॉर ट्रांसलेशन एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोल। यानी ये कंप्लीट प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगी, जहाँ पर एचएनआरएनए को कैपिंग, टेलिंग या उसकी प्रोसेसिंग के थ्रू एमआरएनए में उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा। और ये ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू आउटसाइड और इन साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन होगा। गॉट इट स्टूडेंट? आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमको पॉली एडिनिलेशन भी दिख रहा है। लुक एट हियर, पॉली एडिनिलेशन, ये 3' एंड पर है, 5' एंड पर कैपिंग है। ओके, इस तरफ कैपिंग होगी, इस तरफ पॉली एडिनिलेशन होगा। एंड ये जो एरिया इसको हम बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको हम टेलिंग बोलेंगे। यहाँ पर कैपिंग और यहाँ पर टेलिंग, और उसके बाद फाइनली हमको क्या मिलेगा, एमआरएनए। एमआरएनए कहाँ से मिला हमको, एचएनआरएनए से मिला। एक्चुअल में ये एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है जिसकी कैपिंग और टेलिंग होकर ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टोटल प्रोसेस होगी न्यूक्लियस के अंदर। और जब ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये ट्रांसलेशन के लिए, यानी ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए
ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। गॉट इट? Now another subtopic, that is genetic code. It is already known that DNA is a master molecule of cell that initiate, guide, regulate and control the process of protein synthesis. ये हमको ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी पता है कि डीएनए ये मास्टर मॉलिक्यूल है सेल का, जो सेल को इनिशिएट करेगा, गाइड करेगा, रेगुलेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा। किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंड टू परफॉर्म दिस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन it must be carry the requisite information for the synthesis of proteins। और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये कैरी करता है जो रिक्विसाइट या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीली लोकेटेड इन द डीएनए इटसेल्फ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोकेट रहेगी डीएनए में खुद से। एंड द साइट फॉर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसकी जो साइट है इंफॉर्मेशन की, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये लाइज है सीक्वेंस के या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। एंड एज or that is nitrogen bases, as evidenced by Yanovsky and Sarabhai in 1964। और इसके जो एविडेंस है उसको दो साइंटिस्ट यानोफ्स्की एंड साराभाई ने इसको 1964 में एविडेंस्ड किया या प्रपोज्ड किया। एंड अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स involved or are involved in the process of synthesis of protein। About 20 different types of amino acids। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 different types of amino acids involved है। and DNA molecule has 4 types of nitrogen bases to identify these 20 types of amino acids। और DNA के पास 4 types of क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स है, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसाइन। ये 4 नाइट्रोजन बेसिस डीएनए के पास प्रेजेंट है जो आइडेंटिफाई करते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। एंड क्वेश्चंस अराइजेस देन, हाउ इज इट पॉसिबल दैट द 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एक्चुअल डिफाइन करेंगे, एनकोड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन दिस पैरा। अकॉर्डिंग टू FHC Crick, this information is stored in the form of coded language called genetic code। Remember it, genetic code, आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। According to FHC Crick, this information is stored in the form of coded language। क्रिक के अकॉर्डिंग ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है ये एक्चुअल कोड किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कोड लैंग्वेज में, जिसको हम जेनेटिक कोड बोलेंगे। दैट कंटेन्स कोड वर्ड मीन्स कोडॉन्स एंड ईच वन स्पेसिफाइंग रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। ये जो कोड वर्ड्स है जिसको हम कोडॉन बोलेंगे, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक जेनेटिक कोड या कोडॉन कोड करेगा। एंड जेनेटिक कोड देयरफॉर इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस करस्पॉन्ड टू ईच अमाइनो एसिड। इसीलिए ये जो जेनेटिक कोड है ये एक्चुअल कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस है, और ये नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस है ये करस्पॉन्ड करेगा हर एक अमाइनो एसिड को। अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन और सिंगल कोडॉन विल एनकोड फॉर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब एक सिंगल नाइट्रोजन बेस
जो एक कोडॉन में है, यानी सिंगल कोडॉन में, वो इनकोड करता है ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। एक नाइट्रोजन बेस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा, जो उसके अंदर प्रेजेंट है कोडॉन में। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस मीन्स डबलेट कोडॉन विल स्पेसिफाई ओनली 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अगर 2 नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, यानी 2 नाइट्रोजन बेसिस डबलेट कोडॉन, ये एक्चुअल 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस ट्रिपलेट कोडॉन विल स्पेसिफाई 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अगर हम देखेंगे तो 3 नाइट्रोजन बेसिस आउट ऑफ 4 यानी ट्रिपलेट कोडॉन, ये एक्चुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। आगे हम टेबल में देखेंगे कि ये कैसे स्पेसिफाई करते हैं। लुक एट हियर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में आपको 3 साइड्स दिख रहे हैं, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे एक सिंगल नाइट्रोजन बेस को, तो एक्चुअली ये 4 क्या कर सकता है, 4 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकता है। और अगर हम 2 की एग्जांपल लें तो 2 एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। यानी यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं, एक सेक्शन में 4 4 4 4 एंड 4। तो इस तरह से 2 अगर हम नाइट्रोजन बेसिस लेंगे तो 2 नाइट्रोजन बेसिस 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। और अगर ट्रिपलेट कोडॉन जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो ये टोटल यहाँ आप काउंट करके देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है। डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड बोलेंगे हम इसको, यानी 3 नाइट्रोजन बेस का या 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का इस तरह से आपस में मिलना, जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे, ये 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। Got it, student? Now look at here. Hence, the G. Gamow in 1954 suggests that in a codon, और जो गैमोव है इसने 1954 में इसको सजेस्ट किया है ट्रिपलेट कोडॉन को। इन अ कोडॉन in a codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficiently to specify 20 different types of amino acids। और गैमोव ने 1954 में एक्चुअल ये डिफ़ाइन किया कि जो कोडॉन है जिसके अंदर 3 कॉन्जिकेटिव नाइट्रोजन बेसिस है, ये एक्चुअल सफिशिएंटली क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वन, thus there would be 64 different types of codons, means code words in the dictionary of genetic code, and that each code word has to be triplet codon। जेनेटिक कोड की जो डिक्शनरी है जिसको हम डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड बोलेंगे, उसके अंदर हर कोड वर्ड के लिए एक्चुअल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे जिनको हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। एंड every 3 consecutive nucleotide in DNA will constitute a triplet codon। हर 3 जो consecutive nucleotide sequence रहेगी वो एक्चुअल DNA के लिए, यानी वो एक्चुअल constitute करेगी एक triplet codon को। एंड genetic code is a triplet code was evidenced first by Crick in 1961। और genetic code को फर्स्ट एविडेंस किया क्रिक ने, एंड यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और उसने जो टेक्निक यूज़ की, जो मेथड यूज़ की, दैट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हाउएवर एम नायरेनबर्ग एंड मैथेई were able to synthesize artificial mRNA which contained only one type of nitrogen bases।
नरेनबर्ग और मैथेई ने एक्चुअल एक आर्टिफिशियल mRNA को सिंथेसाइज किया ओनली वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस के थ्रू, जिसके अंदर एक ही टाइप का नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट था, और वो कौन सा था? दैट इज़ यूरासिल होमोपॉलीमर। अगेन आपको याद रखना है, होमोपॉलीमर। एंड दिस सिंथेटिक पॉली यू सीक्वेंस, यू मीन्स फॉर यूरासिल सीक्वेंस was transferred to the protein synthesizing enzyme, और उसको इस सिंथेटिक पॉली यू सीक्वेंस को एक्चुअल ट्रांसफ़र किया गया प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम में। अ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल वाज प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ फिनाइल अलानाइन मॉलिक्यूल्स। और ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स है जो फॉर्म्ड हुआ, वो लिंक के थ्रू कौन सी फिनाइल अलानाइन मॉलिक्यूल्स की लिंक के थ्रू। एंड दिस एक्सप्लेन दैट द UUU कोड फॉर फिनाइल अलानाइन। और इससे ये पता चला कि एक जो कोड है वो UU कोड, ये एक्चुअल फिनाइल अलानाइन को क्या करता है? कोड करता है, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने उसको सिंथेसाइज किया था तो फिनाइल अलानाइन मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल एक जगह कंबाइंड होने से एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था। एंड लेटर द डिफरेंट होमोपॉलीमर लाइक दिस, यूरासिल की तरह UUU होमोपॉलीमर कोडॉन्स वेर डेसिफर्ड, और उसके बाद उनको डेसिफर किया गया या चेंज किया गया। कैसे? बहुत सारे होमोपॉलीमर को। एंड कोडॉन्स फॉर्म्ड बाय 2 और मोर बेसेस वेर ऑल्सो ट्राइड, और उसके बाद ऐसे भी कोडॉन्स को फॉर्म किया गया जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा बेसेस प्रेजेंट रहे हैं। नाउ डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। डियर स्टूडेंट, ये नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ही डिवाइज्ड a technique for artificially synthesizing mRNA with repeated sequence of known nucleotides। उन्होंने एक टेक्निक डिवाइस की स्टार्ट की जिसके अंदर आर्टिफिशियल mRNA को सिंथेसाइज किया जाता है रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड की मदद से। एंड बाय यूजिंग सिंथेटिक DNA, डॉक्टर खुराना prepared a chain of polyribonucleotides with known repeated sequence of 2 or 3 न्यूक्लियोटाइड्स, और उन्होंने उसके अंदर 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो नोन है उसको यूज़ करके पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को की चेन को उन्होंने क्या किया? तैयार किया, प्रिपेयर किया। एग्जाम्पल CUC, UCU, CUC, UCU। एक ये पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसके अंदर उन्होंने 2 या 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो नोन है उसकी सीक्वेंस को रिपीटेडली यूज़ किया है। दिस रिजल्टेड इन इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्लेस्ड अल्टरनेटली। और ये जो सीक्वेंस है ये दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्लेस्ड अल्टरनेटली। इसके रिज़ल्ट के तौर पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुई जिसके अंदर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को प्लेस किया गया अल्टरनेटली। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई ल्यूसीन एंड सेराइन। Similarly, polynucleotide chain with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain for only 1 amino acids। और ऐसे ही अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेसेस रिपीट किए जाएंगे, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेंगे जो विथ 1 ओनली अमाइनो एसिड रहेगा। एग्जाम्पल CUA एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड है।
later Severo Ochao established that the enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है सेवेरो ओकोआ, इसने इस्टेब्लिश किया कि एक एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज ये भी हेल्पफुल है पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए के लिए. एंड फाइनली नाइरेनबर्ग, मैथेई एंड ओकोआ deciphered all the 64 codons in the dictionary of genetic code. और उन्होंने फाइनली नैरेनबर्ग, मैथेई और ओकोआ ने एक्चुअल फाइंड आउट किया, वो चेंज किया 64 कोडॉन्स को जो जेनेटिक कोड की डिक्शनरी में और डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड में जो प्रेजेंट थे. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वन, look at here. During the replication and transcription, a nucleic acid is copied to form another nucleic acid. जब भी replication या transcription होगा तो nucleic acid copied किया जाएगा and form किया जाएगा another nucleic acid को. And these two processes are based on complementary principle. और ये दोनों process कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं. एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू फॉर्म अ पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जब भी ट्रांसलेशन होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का तो इट इज़ ट्रांसफर्ड, ये जो ऊपर की जो कॉपिंग इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसक्राइब की गई ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ट्रांसफ़र होगी पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स को. हैंस कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं है. एंड इट इज़ एविडेंट दैट द चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड मीन्स जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट इन द चेंज इन द अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन. और ये अभी प्रूव हो चुका है कि एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कुछ चेंज होता है तो ये चेंज अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन में भी होगा. एंड दिस क्लियरली एक्सप्लेन दैट जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और इससे ये क्लियरली एक्सप्लेन होता है कि जेनेटिक कोड डायरेक्ट करता है अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को. कब? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. गॉट इट स्टूडेंट? हम यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करेंगे. आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एट द लास्ट और एंड ऑफ दिस लेक्चर. अगेन आपको जो बिगिनिंग में हमने 2 प्रोसेस लिए थे, आपको इसकी स्टडी करनी है. और उसका लुक एट हियर. फर्स्ट वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. ओके, ये एक टॉपिक रहेगा आपके लिए. और प्रोसेसिंग ऑफ HRNA. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है या क्यूरीज़ है देन आप पूछ सकते हो. हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड को. गॉट इट? थैंक यू and have a nice day.